तो समझते हैं धन तथा ऋण आवेश। तो धन आवेश तथा ऋण आवेश देखने की कोशिश करते हैं। तो लेक्चर 2 फिजिक्स। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। इस तथ्य को हम निम्नलिखित प्रयोगों द्वारा देख सकते हैं। ये जो तथ्य है, फैक्ट है, इसको हम ये निम्न प्रयोग कर रहे हैं। इसमें प्रयोग नंबर 1 कर रहे हैं। प्रयोग 1 क्या कर रहे हैं? कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़कर यदि चित्र 1.1 की भांति रेशम के धागे से बांध कर लटका दिया जाए, जहां तथा एक सैन्य कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर लटकी हुई छड़ के पास लाएं, तो हम पाते हैं कि लटकी हुई छड़ दूर हट जाती है, अर्थात दोनों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। एक प्रयोग 1 बताया गया है। कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़कर चित्र 1.1 की भांति रेशम के धागे से बांध कर लटका दिया जाए। ये कांच की एक रॉड है। ये कांच की एक रॉड है। काहे की रॉड? कांच की एक रॉड है। और इसको क्या करें? कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ के और इसको रेशम के धागे से, रेशम से इसको पहले रगड़ें तो मान लेते हैं इसमें धन आवेश उत्पन्न हुए। जब इसको रेशम से रगड़ दिए तो क्या हो गए? धन आवेशित हो गई। धन आवेश इसमें आ गए। और इसको इसे रेशम के धागे से अगर लटका दें, ये रेशम का धागा है, तथा अन्य कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर तथा कोई और अन्य कांच को रेशम से रगड़ें और इसकी छड़ के पास लाते हैं। कोई इसको किसी और रेशम से रगड़ के, ये कोई और छड़ है, कोई और छड़ इसको रेशम से रगड़ के इस लड़की हुई छड़ के पास लाएं। रेशम से रगड़ेंगे तो इसमें भी धन आवेश आ जाएगा। तो इसको जब इस छड़ के पास लाते हैं तो हम पाते हैं इन दोनों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। यानी क्योंकि ये धन आवेश है, ये भी धन आवेशित है, तो दोनों धन आवेशित हैं, तो दोनों में क्या होगा? परस्पर प्रतिकर्षण होता है। दोनों प्रतिकर्षित होंगी। ठीक है। इसमें क्या था? रेशम से इसको रगड़ लिए थे तो आवेशित हो गई थी, और इसको भी रेशम से रगड़े तो ये भी आवेशित हो गई, और रेशम के धागे से लटका दिए। ये दूसरी कोई रॉड थी तो आवेशित हो गई, यानी दोनों में आवेश उत्पन्न हो गए, धन आवेश। इन दोनों में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों में समान आवेश उत्पन्न हुए हैं, तो ये देखा गया है कि समान आवेश उत्पन्न होने पर प्रतिकर्षण होता है। अगर दो समान आवेश हैं तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। धन धन है या ऋण ऋण है, ये हमेशा क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। अब चित्र 1.2 की भांति एवोनाइट की एक छड़ को फर से रगड़ कर लटका दें। ये चित्र 1.2 है। इसमें
ये एवोनाइट रॉड है। कौन सी रॉड है? एवोनाइट। एवोनाइट की एक छड़ को फर से रगड़कर, काहे से रगड़कर? फर से, यानी बिल्ली के खाल से, फर से रगड़कर लटकी हुई छड़ के पास लाते हैं। कौन सी छड़ के पास लाते हैं? इसको फर से रगड़कर कौन सी छड़ के पास लाते हैं? एक दूसरी छड़ के पास लाते हैं। ये एवोनाइट की रॉड है, इसको कैट के फर से रगड़ दिए, बिल्ली के पंख से, और इसको दूसरी रॉड के पास लाए। एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़कर लटकी हुई छड़ के पास लाते हैं। ये ठीक है, ये एक रॉड थी। ये काहे की थी? ये रॉड जो है, अब चित्र 1.2 की भांति एवोनाइट की एक छड़ को फर से लटक, ये एवोनाइट की रॉड थी, इसको फर से रगड़े और लटका दिए। कैट के फर से जब रगड़े थे, इसमें ऋण आवेश आए थे। बिल्ली के खाल से जब रगड़े थे, तो इसमें ऋण आवेश आ गए थे। तो एवोनाइट की छड़ भांति एवोनाइट की एक छड़ को फर से रगड़कर लटका दें, और अन्य एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़कर लटकी हुई, और दूसरी एक एवोनाइट की छड़ है, उसको फर से रगड़कर, दूसरी एक और एवोनाइट है, उसको अगर हम फर से रगड़ें, अरे कैट के फर से, और इस लटकी हुई के पास लाते हैं। जब कैट के फर से रगड़ते हैं ना, तो इसमें ऋण आवेश आता है एवोनाइट रॉड में, और जब इसके पास ले जाएंगे, किसके पास? इसके, तो इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्यों होगा? क्योंकि दोनों में समान आवेश है। तो ऋण ऋण है। जब कैट की फर से, बिल्ली के पंख से इसको रगड़ते हैं दोनों रॉड को, तो इसमें ऋण आवेश आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, यदि एवोनाइट की एक छड़ को फर से रगड़कर लटका दें तथा कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़कर लटकी हुई एवोनाइट के पास लाएं, तो हम पाते हैं एवोनाइट की छड़ कांच की छड़ की ओर खींचती है तथा दोनों में आकर्षण होता है। फिर से एक प्रयोग किया गया। प्रयोग नंबर 3 क्या था? प्रयोग में यदि एवोनाइट की एक छड़ को, काहे की छड़ थी? काहे की छड़ थी? ये एवोनाइट, एवोनाइट की एक छड़ को कैट के फर से रगड़ दिए, तो ये ऋण आवेशित हो गई। कैसी आवेश होती हो गई? ऋण आवेशित। तो एवोनाइट की एक छड़ को फर से रगड़कर लटका दें। ये लटका दिए बिल्ली के पंख से रगड़कर, तथा कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर जब एवोनाइट की रॉड को फर से रगड़ेंगे तो एवोनाइट रॉड में ऋण आवेशित हो जाता है, तथा कांच की छड़ को, ये कांच की छड़ है, काहे की छड़ है? कांच की छड़, इसको रेशम से रगड़ दें अगर, रेशम से, तो ये धन आवेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है। तो अगर इसको हम क्या करें, रेशम से रगड़ देंगे तो ये धन आवेशित हो जाएगी। और इसको किसके पास लाते हैं? एवोनाइट की छड़ के पास लाते हैं, तो हम पाते हैं कि एवोनाइट की छड़ कांच की छड़ की ओर खींचती है। तो ये दोनों में परस्पर आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि जब इसको बिल्ली की खाल से रगड़े थे तो ये ऋण आवेशित हो गई थी, और इसको रेशम से रगड़े थे तो ये कांच की रॉड है, इसको रेशम से रगड़े थे तो धन आवेशित हो गई। और धन और ऋण
विपरीत आवेश हैं, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। उपरोक्त प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उस पर एक प्रकार का आवेश आता है तथा एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर इसमें दूसरे प्रकार का आवेश आता है। हाँ, उपरोक्त प्रयोगों से यह निकलता है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दें तो उस पर एक प्रकार का आवेश आता है तथा एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर भी दूसरे प्रकार का आवेश आता है। तो हम इससे ये पता कर पा रहे हैं कि समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश जिनको हम इंग्लिश में लाइक चार्ज कहते हैं, रिपेल ईच अदर, रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और अनलाइक चार्ज यानी विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। ठीक है, सुविधा के लिए कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ने पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश, हाँ सुविधा, धन आवेश किसको बोला गया? कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ लेंगे तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होगा, कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दें तो कांच में जो आवेश उत्पन्न होगा उससे धन आवेश कहेंगे। कांच की छड़ है, उसको रेशम से रगड़ दिए तो कांच की जो छड़ में आवेश आएगा वो धन आवेश होगा। तथा एबोनाइट की छड़ पर, एबोनाइट जो छड़ है उसको फर से रगड़ दें तो एबोनाइट रॉड में जो आवेश आएगा वो ऋण आवेश। तो धन आवेश किसको बोला गया? कांच की छड़ को किससे रगड़ा गया था? रेशम से जब रगड़ा गया। और ऋण आवेश जब एबोनाइट रॉड को, जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर, फर से रगड़ा गया तो एबोनाइट रॉड के आवेश को ऋण आवेश बोला गया। पदार्थों का परस्पर रगड़कर उनका आवेशित हो जाना घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। जब उसको हम रगड़ के उसमें आवेश उत्पन्न करा लेते हैं, आवेश का उत्पन्न हो जाना आवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। और पदार्थों को आपस में रगड़कर उनका आवेशित हो जाना, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है? प्रत्येक पदार्थ को किसी उचित पदार्थ से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। इनमें उत्पन्न आवेश या तो कांच की आवेशित छड़ को प्रतिकर्षित करेंगे या एबोनाइट की आवेशित छड़ को प्रतिकर्षित करेंगे। जब हम पदार्थ को रगड़ देते हैं तो उसमें आवेश आ जाते हैं, आवेश यानी चार्ज आ जाते हैं, और इस प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ को किसी उचित पदार्थ से रगड़कर आवेशित किया जाता है। कोई भी पदार्थ है उसको उचित पदार्थ से रगड़कर आवेशित करेंगे। इनमें उत्पन्न आवेश या तो कांच की आवेशित छड़ को प्रतिकर्षित करेंगे या एबोनाइट की आवेशित छड़ को प्रतिकर्षित करेंगे। और जब हम रगड़ेंगे
इन क्षणों को तो उनमें आवेश उत्पन्न होंगे। वो आवेश या तो कांच की क्षण को प्रतिकर्षित करेंगे या तो एवोनाइट क्षण को प्रतिकर्षित करेंगे। अतः सभी आवेशों को केवल निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जितने भी आवेश हैं उनको दो श्रेणी में बांटा जा सकता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। निम्नांकित सारणी में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें उत्पन्न आवेश का प्रकार प्रदर्शित है। एक सारणी दी गई है, जिसको इंग्लिश में टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रगड़ी जाने वाली वस्तुएं यहाँ हैं। इधर है धन आवेश, यहाँ है ऋण आवेश। रगड़ी जाने वाली वस्तुएं क्या हैं? कांच, रेशम। जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो कांच में धन आवेश आता है, रेशम में। कांच और रेशम को जब रगड़ा जाता है कांच में धन आवेश और रेशम में ऋण आवेश। फर और एवोनाइट रॉड को जब रगड़ा जाता है तो फर में धन आवेश और एवोनाइट में ऋण आवेश। ऊन और प्लास्टिक को जब रगड़ा जाता है तो ऊन में धन आवेश, प्लास्टिक में ऋण आवेश। ऊन और रबर को जब रगड़ा जाता है तो ऊन में धन आवेश, रबर में ऋण आवेश। यदि तीन आवेशित वस्तुएं A, B तथा C हैं, अब यदि A व B एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा A व C परस्पर आकर्षित करते हैं तथा A और B पर समान आवेश होगा, यदि तीन आवेशित वस्तुएं A, B तथा C, ये कह रहा है नोट में, तीन आवेशित वस्तुएं हैं A, B तथा C। अब यदि A व B एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, A एंड B एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अगर A और B एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा A व C परस्पर आकर्षित करते हैं तथा A एंड C एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं, A और B प्रतिकर्षित करते हैं, A और C आकर्षित करते हैं, तो A तथा B पर समान प्रकार का आवेश होगा। तथा A व C पर विपरीत आवेश होगा। सीधे हम जान लें कि समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, दूर भागते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पास आते हैं। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश जो उत्पत्ति हुई कैसे हुई? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। आवेश आया कहाँ से, इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम देख रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। आवेश आया कहाँ से? तो हर एक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। जैसे ये परमाणु हो गया, तो हर परमाणु की एक जो केंद्र है यहाँ पे क्या होगा? नाभिक होगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो हर पदार्थ के केंद्र में एक नाभिक होगा।
जिसमें धन आवेशित कण प्रोटॉन होता है। इस नाभिक में कौन सा कण होता है? धन आवेशित कण प्रोटॉन होता है तथा अनावेशित कण तथा एक ऐसा कण होता है जिसका कोई आवेश नहीं होता, जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। जो ऋण आवेशित कण होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना कि एक प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश दोनों बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के आवेश की। बस इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का भी होता है इतना, ये धन में होता है बस। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उसके नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसके नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगर कोई परमाणु है, किसी परमाणु जिसको हम एटम कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितना ऋण होगा उतना ही धन होगा, तो परमाणु क्या होगा? प्लस माइनस मिलके 0, +5 और -5 दोनों बराबर है 0। तो कुल आवेश किसी परमाणु का 0 होता है। किसी परमाणु का कुल आवेश 0 होता है, और जब कुल आवेश 0 होगा तो हम बोल देंगे कि वो परमाणु उदासीन है। किसी परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होते हैं, तो जब दोनों बराबर होंगे तो कुल आवेश 0 होगा। कुल आवेश 0 होगा, तो हम बोल देंगे कि परमाणु उदासीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होते। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में नाभिक के निकट कक्षाओं में घूमते हैं उन्हें बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ये नाभिक हो गया, ये नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन जो इस नाभिक के निकट घूमते रहते हैं, ये कक्षाओं में, ये कक्षा कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जो नाभिक के पास होते हैं, ये वाले नहीं जो दूर हो, जो नाभिक के पास होते हैं, इनको हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये बंधे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से तीव्र आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ये नाभिक है, नाभिक में ये धन आवेशित है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऋण आवेशित है। धन और ऋण के बीच में आकर्षण होता है और तीव्र आकर्षण होता है, क्योंकि ये एक धन है, ये प्रोटॉन होगा और ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा इस कक्ष में, तो ये ऋण आवेश होगा तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। लेकिन वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास नहीं है, थोड़ा दूर है, तो वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर बाहरी कक्षा में होते हैं, वो क्षीण आकर्षण बल से बंधे होते हैं। उनके बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल नहीं लगता। तो कैसे आकर्षण, तो वो फिर कैसे
बल कहलाएंगे क्षीण आकर्षण बल। जो दूर रहते हैं इलेक्ट्रॉन उनमें उतना ज़्यादा आकर्षण बल नहीं लगता, इसलिए उनको क्षीण आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। तो लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर दूर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा आकर्षण बल नहीं होता है, क्योंकि वो दूर होते हैं और वो कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं। और क्योंकि ये कम इनमें आकर्षण होता है, तो थोड़ी सी भी अगर इनको ऊर्जा मिल गई तो निकल लेते हैं। इनके बीच में कम आकर्षण है, तो थोड़ी सी भी अगर ऊर्जा मिल गई तो इलेक्ट्रॉन निकल लेता है। तो प्रारंभ में प्रत्येक पदार्थ विद्युत उदासीन अथवा अनावेशित होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, जिनमें ये आकर्षण बल कम होता है, इन कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ऊर्जा पाके निकल लेते हैं। घर्षण विद्युत के लिए यही उत्तरदायित्व है। जब घर्षण विद्युत होता है, जैसे कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है, इसमें परमाणु होगा, परमाणु में बाहरी कक्ष होंगे, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब इसको घिसेंगे तो वही बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन क्योंकि थोड़ा सा घिसे तो ऊर्जा मिल गई तो निकल लिए तो ये मुक्त हो जाते हैं। तीन इलेक्ट्रॉनों को, ये बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और घर्षण विद्युत के लिए यही मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायित्व है। जब हम घिसते हैं तो जो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। प्रारंभ में प्रत्येक पदार्थ विद्युत उदासीन अथवा अनावेशित होता है। शुरू में कोई भी पदार्थ विद्युत उदासीन होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि उसमें जितना धन आवेश होगा, जितना उसमें प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन यानी धन आवेश की तुलना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, दोनों बराबर हैं, तो कुल या नेट आवेश शून्य होता है। जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो एक पदार्थ में जिसमें इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ की अपेक्षा कम बल से संबंध होते हैं,